लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, चाइनाज एआई हैज अ विनिंग फार्मूला, अमेरिका डोंट पैनिक। इसमें चीन और अमेरिका के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण किया गया है। लेख में कहा गया है कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी कई उन्नत एआई तकनीकों को दुनिया के लिए खुला रखा, जिससे दुनिया भर के डेवलपर और कंपनियां उन्हें मुफ्त में इस्तेमाल और अपने हिसाब से विकसित कर सकी। इसी रणनीति के कारण अलीबाबा, डीप सीक, क्यूएन और कीमी जैसे चीनी एआई मॉडल तेजी से लोकप्रिय हुए। अब खबर है कि चीन अपनी सबसे उन्नत एआई तकनीकों तक विदेशी पहुंच सीमित करने पर विचार कर रहा है। लेख का तर्क है कि अमेरिका को इसका जवाब प्रतिबंध लगाकर नहीं, बल्कि अपने खुले और भरोसेमंद एआई मॉडल विकसित करके देना चाहिए। लेख के अनुसार आज एआई की लड़ाई सिर्फ सबसे शक्तिशाली मॉडल बनाने की नहीं, बल्कि दुनिया के डेवलपर्स को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने की है। जिस देश के मॉडल पर अधिक कंपनियां और संस्थान काम करेंगे, भविष्य की तकनीकी व्यवस्था पर उसका प्रभाव भी उतना ही पड़ेगा। लेख बताता है कि कई अमेरिकी कंपनियां भी लागत कम होने के कारण चीनी एआई मॉडल का इस्तेमाल कर रही हैं। यदि भविष्य में वो इन्हीं मॉडलों पर निर्भर हो जाती हैं, तो चीन तकनीकी बढ़त के साथ वैश्विक डिजिटल ढांचे पर भी प्रभाव स्थापित कर सकता है। लेख ये भी चेतावनी देता है कि यदि अमेरिका केवल चीनी एआई पर प्रतिबंध लगाने की नीति अपनाता है, तो इससे उसके अपने डेवलपर्स और उद्योग को नुकसान होगा। बेहतर रास्ता ये होगा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश नियमित रूप से नए ओपन वेट एआई मॉडल जारी करें, ताकि दुनिया के डेवलपर्स के पास चीन का मजबूत विकल्प मौजूद रहे। इसके साथ ही चिप, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय सहायता का ऐसा पैकेज भी उपलब्ध कराया जाए, जैसा चीन अपने तकनीकी विस्तार में करता रहा है। कुल मिलाकर लेख का संदेश ये है कि एआई की वैश्विक प्रतिस्पर्धा केवल तकनीक की नहीं, बल्कि भरोसे, उपलब्धता और दीर्घकालिक रणनीति की भी है। अमेरिका यदि अपनी तकनीकी बढ़त बनाए रखना चाहता है, तो उसे प्रतिस्पर्धा से घबराने या केवल रोक लगाने की बजाय बेहतर, सुलभ और खुले विकल्प दुनिया के सामने रखने होंगे। यही रणनीति भविष्य में वैश्विक एआई नेतृत्व तय करेगी। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन सोशल केयर रिफॉर्म, एंडी बरहम इज राइट, दिस इश्यू मस्ट बी ग्रिप्ड। इसमें ब्रिटेन की सामाजिक देखभाल व्यवस्था में लंबे समय से लंबित सुधारों की जरूरत पर जोर दिया गया है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय कहता है कि प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने अपने पहले भाषण में सोशल केयर को सबसे बड़ा वादा तो नहीं बनाया, लेकिन उसे उन मुद्दों में शामिल किया जिन पर राजनीतिक इच्छा शक्ति और साहस दिखाना जरूरी है। संपादकीय का कहना है कि वर्षों से इस विषय पर कई योजनाएं बनी, आयोग गठित हुए और बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन हर बार राजनीतिक विवाद, वित्तीय बोझ और चुनावी गणित के कारण सुधार अधूरे रह गए। नतीजा ये है कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और उनके परिवारों पर बढ़ता बोझ लोगों के सरकार और कल्याणकारी व्यवस्था पर भरोसे को कमजोर कर रहा है। संपादकीय के अनुसार अब चुनौती पहले से कहीं बड़ी हो चुकी है। केवल बुजुर्ग आबादी ही नहीं, बल्कि बीमारी और दिव्यांगता के कारण सामाजिक देखभाल पर निर्भर कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस व्यवस्था का खर्च कौन और कैसे उठाए। मुफ्त सेवा, सामाजिक बीमा, कर आधारित मॉडल या सरकारी और निजी भागीदारी, कई विकल्पों पर पहले भी चर्चा हुई, लेकिन किसी पर स्थायी सहमति नहीं बन सकी। लेख का मानना है कि इतनी जटिल व्यवस्था में बदलाव एक झटके में संभव नहीं है। सुधार चरणबद्ध तरीके से होंगे और इसके लिए सरकार को राजनीतिक जोखिम उठाना पड़ेगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक देखभाल के बीच बेहतर तालमेल तथा निजी कंपनियों की भूमिका पर भी स्पष्ट निर्णय लेना होगा। आकर संपादकीय का संदेश है कि पिछले 1.5 दशक ने साबित कर दिया है कि सामाजिक देखभाल सुधार आसान नहीं है, लेकिन इसे टालते रहना और भी महंगा साबित होगा। यदि सरकार इस कठिन मुद्दे पर ठोस और ईमानदार पहल करती है, तो इससे न केवल लाखों लोगों का जीवन बेहतर होगा, बल्कि लोकतंत्र और सरकार पर जनता का भरोसा भी मजबूत हो सकता है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख,
Which Middle East nation have nuclear programs and how were they built? इसमें बताया गया है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुए नए असैन्य परमाणु समझौते के बाद मध्य पूर्व में परमाणु कार्यक्रमों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 30 वर्ष का परमाणु सहयोग समझौता हुआ है, जिसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को नागरिक उपयोग के लिए परमाणु तकनीक उपलब्ध कराएगा। हालांकि समझौते की कई शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं हैं, इसलिए विशेषज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसमें ऐसे पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान हैं जो भविष्य में परमाणु हथियारों की होड़ को रोक सकें। लेख का कहना है कि यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब मध्य पूर्व पहले से ही सुरक्षा और सामरिक तनावों से गुजर रहा है। लेख के अनुसार मध्य पूर्व में परमाणु कार्यक्रम कोई नई बात नहीं है। ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, मिस्र और इराक जैसे देशों के पास अलग अलग स्तर के नागरिक परमाणु कार्यक्रम हैं, जबकि इजरायल को व्यापक रूप से परमाणु हथियार संपन्न देश माना जाता है। हालांकि उसने कभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। ईरान लगातार अपने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताता रहा है, लेकिन उसके यूरेनियम संवर्धन को लेकर वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय विवाद बना हुआ है। वहीं यूएई ने सख्त अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के साथ केवल बिजली उत्पादन के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित किया है। लेख ये भी बताता है कि तुर्की और मिस्र अपने ऊर्जा संकट को देखते हुए परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रहे हैं, जबकि इराक का सैन्य परमाणु कार्यक्रम अतीत में समाप्त हो चुका है। साथ ही पाकिस्तान का उल्लेख इस रूप में किया गया है कि वो मध्य पूर्व के पड़ोस में स्थित एक परमाणु शक्ति है, जिसने अपनी सुरक्षा जरूरतों के कारण बड़ा परमाणु शस्त्रागार विकसित किया है। कुल मिलाकर लेख का संदेश है कि मध्य पूर्व में परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन का विषय नहीं रह गए हैं, बल्कि वो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, सुरक्षा, कूटनीति और वैश्विक राजनीति से गहराई से जुड़े हुए हैं। सऊदी अरब और अमेरिका का नया समझौता इसी बदलते सामरिक परिदृश्य का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके प्रभाव आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकते हैं। डॉन में प्रकाशित लेख लोकतंत्र से बढ़ती दूरी। इसमें पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था पर गंभीर टिप्पणी की गई है। इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र और तानाशाही के बीच लगातार झूलने की प्रवृत्ति ने देश को स्थिर शासन नहीं दिया, बल्कि जनता और सत्ता के बीच भरोसे की खाई और गहरी कर दी है। डॉन कहता है कि पाकिस्तान ने पिछले लगभग 8 दशकों में लोकतंत्र, तानाशाही, राष्ट्रपति और संसदीय व्यवस्था जैसे कई प्रयोग किए, लेकिन हर बार अधीरता के कारण किसी भी व्यवस्था को परिपक्व होने का अवसर नहीं मिला। सत्ता में बैठे लोग जनता को निर्णय लेने का पूरा अधिकार देने और संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से विकसित होने देने का धैर्य नहीं दिखाते, जबकि दूसरी ओर जनता अपने अधिकारों के सीमित होने, आवाज दबाए जाने और शासन से दूर किए जाने के कारण निराश और असंतुष्ट होती जाती है। लेख का तर्क है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब उसे समय, निरंतरता और जनता का विश्वास मिले। लेख के अनुसार किसी भी राज्य की वास्तविक ताकत उसकी जनता से मिलने वाली वैधता में होती है, न कि केवल सत्ता चलाने वालों में। जब संसद जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व न करे, न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगें और शिकायतों के समाधान के लोकतांत्रिक रास्ते कमजोर पड़ जाएं, तब लोगों का व्यवस्था से जुड़ाव खत्म होने लगता है। ऐसी स्थिति में वो राज्य को अपना नहीं बल्कि अपने से अलग मानने लगते हैं। लेख ये भी चेतावनी देता है कि जनता और शासन के बीच बढ़ती दूरी का फायदा उग्रवादी और प्रतिबंधित संगठन उठाते हैं। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तब ऐसे समूह खुद को विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक भागीदारी को सीमित करना केवल राजनीतिक समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल बन सकता है। कुल मिलाकर लेख का संदेश है कि पाकिस्तान में स्थिरता और मजबूत राज्य व्यवस्था का रास्ता केवल वास्तविक लोकतंत्र, जनता की भागीदारी, स्वतंत्र संस्थाओं और मतदाता के सम्मान से होकर गुजरता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया